गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। पिछले चैप्टर्स में या पिछले वीडियोस में हम कह सकते हैं कि हमने देखा कि व्यावसायिक जो संगठन हैं उनके बहुत सारे प्रारूप होते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप, साझेदारी, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट वेंचर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, कंपनीज़, है ना, इस प्रकार से। अब सबके सामने सवाल उठता है कि किस कंडीशन में कौन सी बिज़नेस की फॉर्म सबसे अच्छी होगी। यानी कि हमें अगर कोई व्यक्ति अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म कौन सी होगी। और ये जानने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं और इन्हीं बातों को लेकर आज हमारा 10th चैप्टर है बिज़नेस स्टडीज़ का 11th क्लास का, ठीक है, और जिसका नाम है सिलेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज हम उन्हीं बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए हम व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चयन आसानी से कर सकते हैं। और प्रोफेसर LH हेने ने हमें कुछ फैक्टर्स सजेस्ट किए हैं, ठीक है, जिन फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हुए अपने बिज़नेस की फॉर्म का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उन्होंने तत्व बताया है बिज़नेस की फॉर्म को सिलेक्ट करने का, वो बताया उन्होंने कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि पूंजी की आवश्यकता। आपको पता है कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस हो, एकल स्वामित्व वाला हो, चाहे वो एक बड़ी कंपनी हो। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट को समझते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे आपके बिज़नेस फॉर्म की सिलेक्शन को इफ़ेक्ट करता है। अब देखिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है बिज़नेस के साइज़ और नेचर के ऊपर, ठीक है ना, कि उसका साइज़ कितना है और उसकी बिज़नेस की प्रकृति कैसी है। जैसे कि मान लीजिए आप एक तरफ आप एक बड़ा बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप स्थापित करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप अपना एक स्मॉल छोटी सी रिटेल शॉप आप स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी फॉर्म्स हैं, या तो आप पार्टनरशिप के ज़रिए, ठीक है, या फिर आप कंपनी के ज़रिए अपनी यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या चाहिए होगा, ज़्यादा कैपिटल, है ना। और ऐसे में आपका जो बेस्ट सूटेबल जो फॉर्म है बिज़नेस का, वो क्या है, पार्टनरशिप या फिर कंपनी। ठीक है, दूसरी साइड अगर आप एक छोटा रिटेल शॉप जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास अगर कैपिटल कम है, ठीक है, तो आप फिर ऐसे में कम कैपिटल के साथ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व वाला आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आप बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आपको पार्टनरशिप और कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है बिज़नेस में, ठीक है, तो आपको जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड जो फैक्टर है वो है लायबिलिटी ऑफ ओनर, यानी कि स्वामियों का दायित्व। अब दायित्व क्या है, जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं जो आपने दूसरों को पे करना है, ठीक है, वो आपका दायित्व है। अब देखिए, जो स्वामी है, जो मालिक है बिज़नेस का, वो उस बिज़नेस को प्रेफर करता है, अच्छा मानता है जिसमें कम से कम लायबिलिटीज़ और कम से कम देनदारियाँ हों, ठीक है। लेकिन ऐसा सभी बिज़नेस फॉर्म्स में मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ बिज़नेस फॉर्म में स्वामी की जो दायित्व होता है, लायबिलिटी होती है, वो लिमिटेड होती है, और कुछ में जो लायबिलिटी है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड। ठीक है, जैसे मैंने मेंशन किया है कि जो लायबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड भी होती हैं और अनलिमिटेड भी होती हैं। ठीक है, अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर लायबिलिटी पे करने आपको पड़ी और ऐसे में आपके बिज़नेस में पैसा नहीं बच रहा है लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, तो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी कहाँ पर होती है, कंपनी के केस में होती है ना, क्योंकि उसमें क्या है, जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर होते हैं, और जितने जितने अमाउंट का शेयर उनके पास होता है कंपनी में, उतनी उतनी लायबिलिटी उनकी बनती है सिर्फ। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की या जो ओनर है उसकी, वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर उसके जो लायबिलिटीज़ हैं वो पे नहीं हुई बिज़नेस से, तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर क्या बात क्लियर होती है कि ऐसे बिजनेसेस जहाँ पर सबसे कम रिस्क है,
ठीक है। कम रिस्क अगर है किसी बिज़नेस में और तो अब वहाँ पर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की फॉर्म में बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे रिस्क हाई है, लॉस होने का, नुकसान होने का, जहाँ रिस्क हाई है वहाँ पर आप लिमिटेड लायबिलिटी के साथ कंपनी की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा थर्ड फैक्टर है फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन, यानी कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में सुविधा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करना चाहते हैं उसमें आपको कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, है ना, आपको एकदम सुविधा चाहिए, है ना, कोई परेशानी नहीं चाहिए, है ना। अगर आपको परेशानी नहीं चाहिए, आपको सुविधा चाहिए, इफ़ यस स्थापना में सुविधा चाहिए, तो आप कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्योंकि इनको स्टार्ट करने के लिए कोई भी आपको किसी भी प्रकार का लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी नहीं पड़ती, बड़े आराम से स्थापित की जा सकती हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे सुविधा की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दूँगा, है ना, रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी, है ना, ये सब, तो ऐसे में आप कंपनी ओपन कर सकते हैं या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप अपनी ओपन कर सकते हैं, बिकॉज उनमें कंपनीज़ का एक्ट है 2013 एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी एक्ट है 1912, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी कंपनीज़ को और अपनी जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, प्रॉपर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। तो स्थापना में सुविधा चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर आपको सुविधा की कोई चिंता नहीं है, आप अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं, तो आप कंपनीज़ या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ओपन कर सकते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, यानी कि निरंतरता व स्थायित्व। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फॉर्म ऑफ बिज़नेस आप चूज़ करें तो वो बिज़नेस आपका लगातार चलता रहे और हमेशा बना रहे, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको फिर, अगर आप चाहते हैं तो आपको फिर कंपनी का फॉर्म चूज़ करना चाहिए। और अगर आपको निरंतरता या स्थायित्व की कोई चिंता नहीं है ना, ऐसे में आप सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप को आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के मेंबर्स या उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो आते हैं, जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंपनी को छोड़ के जाते हैं, कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, कंपनी लगातार चलती रहती है, उसका स्थायित्व, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन जब सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो क्या होता है, अगर दुकानदार का जो मालिक है अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर कोई दुकान चलाने वाला नहीं है तो ऑटोमेटिकली दुकान बंद हो जाती है। या फिर पार्टनरशिप के केस में जब दो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, अगर एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला गया या उसकी डेथ हो गई तो सिर्फ एक पार्टनर जब बच जाता है तो ऐसे में पार्टनरशिप अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो यानी कि अगर स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी चाहिए आपको, ठीक है, तो आप कंपनी की फॉर्म चूज़ करें, और अगर आपको इसकी कोई चिंता नहीं है स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी की, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप आप फॉर्म जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ हमारा फैक्टर है टैक्स लायबिलिटी, यानी कर दायित्व। जब आप बिज़नेस में प्रॉफिट्स कमाते हैं तो आपको अपनी इनकम पे प्रॉफिट्स भी देने टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं अपने प्रॉफिट्स पे, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप कम टैक्स लायबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे में कम टैक्स लायबिलिटी कहाँ होती है, स्मॉल बिजनेस में, बिकॉज स्मॉल बिजनेस होगा तो प्रॉफिट्स भी कम होंगे, कैपिटल कम लगी होगी, ठीक है ना। तो उसका कौन सा फॉर्म है फिर, सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि अगर आप कम टैक्स लायबिलिटी चाहते हैं तो ऐसे में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व वाला बिजनेस आपको चूज़ करना चाहिए। इससे उल्टा अगर आप हाई टैक्स लायबिलिटी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, आप जितना भी टैक्स हो आप पे करने के लिए तैयार हैं, ऐसे में आप लार्ज बिजनेस जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी, आप कंपनी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसी हो, मॉडरेट, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, बीच की मॉडरेट हो, तो ऐसे में आप मीडियम प्रकार का बिजनेस सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका नाम है आपका पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ हमें मालूम चला कि जो हमारी टैक्स लायबिलिटी कैसे इफेक्ट करती है हमारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्शन के लिए। कम टैक्स लायबिलिटी लिंक है किससे, सोल प्रोप्राइटरशिप से। हाई टैक्स लायबिलिटी किसके साथ लिंक है, कंपनीज के साथ। एंड मॉडरेट टैक्स लायबिलिटी किसके साथ लिंक्ड है, पार्टनरशिप के साथ।
सिक्स्थ हमारा जो फैक्टर है वो है मैनेजरियल नीड्स, यानी कि प्रबंधकीय आवश्यकता। हमारे बिज़नेस को मैनेज करने के लिए हमें जो प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है, मैनेजर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, ये वो पॉइंट है। देखिए, प्रबंधकीय आवश्यकता डिपेंड करती है बिज़नेस के स्कोप के ऊपर, उसके क्षेत्र के ऊपर, उसके फैलाव के ऊपर, है ना। जैसे कि अगर आपका क्षेत्र है बिज़नेस का नैरो, है ना, छोटे साइज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे में आपको कम प्रबंधक की आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले भी बिज़नेस को संभाल सकते हैं, ठीक है, या फिर 2 व्यक्ति मिलके बिज़नेस को संभाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप एकल स्वामित्व वाला बिज़नेस शुरू कर ले, या फिर आप साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े साइज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं, उसका क्षेत्र बड़ा है, ऑब्वियसली ऐसे में क्या होगा, आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, आपको हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से एक्सपर्ट मैनेजर चाहिए होगा, यानी कि मोर मैनेजमेंट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। और एंड इफ़ यू हैव कैपेसिटी टू अफोर्ड देम, यानी कि अगर आपके पास क्षमता है कि आप हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकते हैं, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर दिस कंपनी, बिकॉज उस केस में कंपनी आपके लिए सबसे सुटेबल फॉर्म रहेगी, ठीक है। यानी कि कम प्रबंध की आवश्यकताएं हैं अगर आप चाहते हैं, ठीक है, देन एकल स्वामित्व और साझेदारी। और अगर आप ज़्यादा प्रबंध की आवश्यकताओं को अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा मैनेजर्स अपॉइंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कंपनी आपके लिए सबसे बेस्ट एंड सुटेबल रहेगी। 7th हमारा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लोचशीलता। और इसका मतलब क्या है, बदलती परिस्थितियों के साथ व्यवसाय बदलने की क्षमता। आपको पता है बिज़नेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है ना, वो वातावरण बिज़नेस की एक्टिविटीज़ पे, बिज़नेस पे अपना असर छोड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, है ना, कस्टमर्स का टेस्ट है, आपका जो कल्चरल एनवायरनमेंट है ना, और ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिनका आपके व्यवसाय पर असर पड़ता है। अब आपकी व्यवसाय की क्या क्षमता है, उन परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को बदल लेते हैं, ठीक है, या फिर नहीं। अब देखिए, अगर आपके व्यवसाय में बदलने की क्षमता कम है, ठीक है, तो आपको फिर कंपनी या पार्टनरशिप चूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने कंपनी या पार्टनरशिप आपने स्टार्ट की, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, कल को उसमें आपको लॉसेस हुए जा रहे हैं, आप एकदम से उसे चेंज नहीं कर सकते, कोई और चीज़ का बिज़नेस आप स्टार्ट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी उसमें बहुत सारी कैपिटल लगी हुई होती है ना। आपने फैक्ट्री खरीदी है, आपने फर्नीचर, आपका मशीनरीज़, है ना, बहुत सारा आपने फिक्स एसेट्स वहाँ पर परचेज़ किया होता है, बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, तो एकदम से चेंज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहाँ तक सोल प्रोप्राइटरशिप का बात है, यहाँ पर आपकी कम कैपिटल इन्वेस्टेड होती है ना, और आपको फ्रीडम होती है अपनी कोई भी एक्टिविटी चूज़ करने का। अगर आपको लगता है कि आपका ये बिज़नेस, ये दुकान आपकी सही नहीं चल रही है, तो आप जो है वो अपना दूसरा कोई नया बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यानी कि आप परिस्थितियों के बदलने पर आपके व्यवसाय में बदलने की क्षमता कम है, तो आप कंपनी या पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा क्षमता वाला बिज़नेस चाहते हैं, तो आपको फिर ऐसे में सोल प्रोप्राइटरशिप आपको ऑप्ट करना चाहिए। 8th हमारा फैक्टर है स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन का स्तर। यानी कि आप अगर अपने बिज़नेस में जो उत्पादन का स्तर है, बिज़नेस का जो स्केल है, वो बड़ा चाहते हैं, बड़े स्तर पे आप बिज़नेस करना चाहते हैं, है ना, खूब सारी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए कंपनी फॉर्म सबसे बेस्ट है, क्योंकि कंपनी में आपके पास खूब सारा कैपिटल होता है, आप मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे स्तर का बिज़नेस करना चाहते हैं, है ना, कम चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर कम चीज़ों में आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप, ये 2 बिज़नेस फॉर्म्स आपके लिए सबसे बेस्ट हैं, ठीक है। तो यानी कि जो उत्पादन का स्तर है वो डिसाइड करता है, बड़े उत्पादन के स्तर के लिए कंपनी, और छोटे उत्पादन के स्तर के लिए एकल स्वामित्व या फिर आपकी साझेदारी सबसे सूटेबल है। 9th हमारा फैक्टर है लीगलिटी, यानी कि वैधानिकता, ठीक है, यानी कि व्यवसाय को चलाने के लिए कानून। देखिए, कानून बहुत ज़रूरी है, कानून होता है तो व्यवसाय आराम से चलता है, उसमें कोई भी कंट्रोवर्शियलिटी या फिर अनसर्टेनिटी नहीं आती है, ठीक है। जैसे कि पार्टनरशिप है, उसका एक्ट है 1932, कंपनीज है उनका एक्ट है 2013, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनका एक्ट है 1912,
ठीक है। यानी कि इन सभी एक्ट्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। अगर कहीं कंट्रोवर्सी आती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी कन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, तो ये जो कानून बनाए गए हैं, एक्ट बनाए गए हैं, इनके अनुसार उन कंट्रोवर्सीज़ को, उन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसा बिज़नेस जहाँ पर व्यवसाय को चलाने के लिए कोई कानून नहीं चाहिए आपको, है ना, आप फ्री होकर करना चाहते हैं बिज़नेस, ठीक है, तो ऐसे में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर एक कमी आ जाती है कि जब कानून नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो ऐसे में आपका बिज़नेस क्या हो जाता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है, यानी कि लड़ाई झगड़े और अनसर्टेनिटी बन जाती है, यानी कभी भी आपका बिज़नेस जो है वो बंद हो सकता है, ठीक है। तो व्यवसाय चलाने के लिए कानून अगर आप चाहते हैं तो पार्टनरशिप, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे बेस्ट हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई कानून मुझे नहीं चाहिए तो आप फिर एकल स्वामित्व के बिज़नेस को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th फैक्टर है नीड ऑफ सीक्रेसी, यानी कि गोपनीयता की आवश्यकता। बिजनेसमैन अगर चाहता है कि मेरे बिज़नेस से संबंधित जितने भी सीक्रेट, जितनी बातें हैं वो सब मैं अपने पास रखूं, सीक्रेट रखूं, मैं किसी को ना बताऊं, किसी को पता ना चले, ठीक है, अगर वो सीक्रेसी चाहता है तो ऐसे में सबसे बेस्ट फॉर्म है एकल स्वामित्व। आपको पता है स्वामी के पास सारे सीक्रेट्स खुद के पास रहते हैं, बिकॉज वो खुद ही सारा बिजनेस मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन इससे उल्टा जो पार्टनरशिप या फिर जो कंपनी फॉर्म है बिज़नेस की, उसमें आप अपने जो सीक्रेट्स है बिज़नेस के अपने पास नहीं रख सकते हैं, उनको सीक्रेसी उनकी नहीं मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी की फॉर्म में अगर हम देखें तो आपको अपने सारे जो फाइनल अकाउंट्स हैं, ठीक है, वो आपको पब्लिश करने पड़ते हैं, लोगों को बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपके जो बिज़नेस के सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट बने रहते हैं एकल स्वामित्व वाले बिज़नेस में, लेकिन पार्टनरशिप और कंपनी में आप अपने बिज़नेस के सीक्रेट्स को सीक्रेट नहीं रख पाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर है गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि सरकारी नियंत्रण। अब देखिए, अगर आप ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, ठीक है, यानी कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो गवर्नमेंट आपको टोकती है, गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो देखिए, पार्टनरशिप में बड़ा कम इंटरफेरेंस है, मॉडरेट सा इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का, कंपनी में सबसे ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ठीक है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में बिल्कुल भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा बिज़नेस जहां गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करे, कुछ भी कंट्रोल ना करे, तो एकल स्वामित्व सबसे बेस्ट फॉर्म है। अगर आप एक मॉडरेट सा चाहते हैं इंटरफेरेंस तो पार्टनरशिप सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे आपके बिज़नेस को, है ना, तो फिर कंपनी आपके लिए सबसे बेस्ट बिज़नेस का फॉर्म है, ठीक है। अब इन सभी फैक्टर्स को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ एक सिंगल फैक्टर को देखकर अपने बिजनेस का जो फॉर्म है वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जितने भी फैक्टर्स हमने 11 पढ़े हैं, इन सभी पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और एंड में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप स्मॉल स्केल बिज़नेस करना चाहते हैं, छोटे स्तर पे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो एकल स्वामित्व वाला बिज़नेस आपके सबसे बेस्ट है। अगर आप एक मीडियम साइज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं, मीडियम स्केल का, तो फिर पार्टनरशिप आपके लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आप एक लार्ज स्केल पे, बड़े स्तर पे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो कंपनी का फॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट है। थैंक यू।